नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। पैसा एक्ट। 15 नवंबर सन 2022 को मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट को लागू कर दिया गया है। जनजातीय वर्ग को इसके माध्यम से किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनके अधिकारों में क्या वृद्धि हुई है, ये सब हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम लोग किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जनजातीय गौरव दिवस क्या है। 15 नवंबर को ही जनजातीय गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है। फिर देखेंगे कि पैसा एक्ट क्या है और पैसा एक्ट के कारण जनजातीय वर्ग को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हुए हैं। फिर देखेंगे कि किन किन राज्यों में जनजातीय वर्ग से जुड़ा हुआ पैसा एक्ट लागू किया गया है। मध्य प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है जिसमें पैसा एक्ट लागू किया गया है। फिर देखेंगे कि पैसा एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या है, तो जनजातीय वर्ग को विशेष प्रकार के अधिकार प्रदान करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पहला टॉपिक उठाते हैं हम लोग, जो है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है और 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। 2021 में केंद्र सरकार ने पहली बार इस बात को सूचित किया था कि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस बार मतलब 15 नवंबर सन 2022 को भारत दूसरा जो है जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। भारत जो है वो दूसरा जनजातीय गौरव दिवस दोस्तों मना रहा है। अब मध्य प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी और उनकी उपस्थिति में मध्य प्रदेश के अंतर्गत राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और शहडोल जिले के ग्राम लालपुर में उनकी उपस्थिति में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और इसी दिन पैसा एक्ट को भी मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया है। अब जो जिनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है वो कौन है। भगवान बिरसा मुंडा जो है दोस्तों वो झारखंड में उनका जन्म हुआ था और उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और वहां पर जो जनजातीय वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसका विरोध करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था और उन्होंने जनजातीय वर्ग को अधिकार प्राप्त करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 15 नवंबर को हमारे यहाँ पर पैसा एक्ट भी क्यों लागू किया गया। जनजातीय वर्ग को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए इसको लागू किया गया है। तो दोस्तों जो 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक ऑफर भी अन अकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए आया हुआ है दोस्तों। 16 से 20 नवंबर के बीच में सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 20% का लाभ हो जाएगा। तो 20% का लाभ लेने के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड LOKLIVE यूज कर लीजिएगा, अप्लाई जरूर करिएगा, तभी जाकर के आप लोगों को 20% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं पैसा एक्ट के डिटेल के बारे में। पैसा एक्ट जो है दोस्तों, पैसा एक्ट के अंतर्गत जो बेसिक बातें हैं वो क्या क्या हैं, इसमें किस प्रकार के अधिकार जनजाति वर्ग को प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें जमीन का अधिकार होगा, मतलब उनसे जमीन आसानी से नहीं ली जा सकेगी या फिर फर्जीवाड़ा उनकी जमीन के साथ में नहीं किया जा सकेगा। फिर है जल का अधिकार होगा। अगर मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अगर कोई तालाब वगैरह है तो ग्राम सभा की अनुमति से ही उसका जल जो है वो उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद जंगल का अधिकार होगा। अगर कोई पंचायत है, उस पंचायत के क्षेत्र में अगर कोई जंगल है तो उस जंगल में से कोई भी वस्तु उपयोग की जा रही है तो ग्राम सभा जो है उसका नियंत्रण पूरा होगा उसके ऊपर। श्रमिक जो जनजाति वर्ग के श्रमिक होते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की बात इसके अंतर्गत हो रही है और जनजाति वर्ग की परंपराओं की रक्षा के विषय में इसमें बात हो रही है। जैसे जनजातीय गांव के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का कोई क्राइम हो जाता है तो उनकी परंपराओं के अनुसार उसको हैंडल करने के लिए जो है उनके पास में शक्ति होगी जनजाति वर्ग के पास में, ये सब इसके अंदर बताई गई है। अब पैसा एक्ट जो है उसके विषय में और ज्यादा डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। पैसा मतलब रुपया नहीं है यहाँ पर, है ना, रुपया या डॉलर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, पैसा का एक फुल फॉर्म है। तो पैसा का एक फुल फॉर्म क्या है। पी का मतलब पंचायत, ई का मतलब एक्सटेंशन, एस का मतलब शेड्यूल और ए का मतलब एरिया। इट मीन्स कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्री में आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर बात यहाँ पर अभी आती है कि क्या 15 नवंबर सन 2022 को ही पैसा एक्ट लागू हुआ। नहीं दोस्तों, ये केंद्र सरकार के माध्यम से 1996 में ही इसको लागू कर दिया गया था
और जितने भी ऐसे राज्य हैं जहां पर कि जनजाति वर्ग ज्यादा निवास करते हैं, उन राज्यों को बोला गया था कि आप अपने यहाँ पर पैसा एक्ट को लागू करिएगा ताकि जनजातीय वर्गों को ज्यादा अधिकार प्राप्त हो सके। तो ये जो पैसा एक्ट है दोस्तों, ये पैसा एक्ट हमारे यहाँ पर जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके प्रावधानों के अनुसार इसको बनाया गया है। और उस अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 1992 का था वह संविधान संशोधन अधिनियम, उसके अंतर्गत नियम संख्या 2 जो थी उसमें ऐसा बोला गया था कि पंचायत में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, उनको संख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो इस प्रावधान को आधार बना करके पैसा एक्ट को लागू किया गया। लेकिन पैसा एक्ट को लागू करने के लिए क्या किसी प्रकार से विशेष प्रावधान भी किए गए थे? कोई समिति वगैरह भी बनाई गई थी जिस समिति ने रिकमेंडेशन किया कि हाँ भाई पैसा एक्ट जैसा कोई एक एक्ट लागू होना चाहिए जिसमें कि जनजाति वर्ग को ज्यादा अधिकार मिले? तो उसके विषय में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के एक जनप्रतिनिधि थे जो कि झाबुआ से सांसद थे। झाबुआ से सांसद जो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री दिलीप सिंह भूरिया जी, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी और उन्होंने बोला था कि अगर आप 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिलीप सिंह भूरिया कमेटी रिकमेंडेशंस, यही कहा गया कि पंचायत के प्रावधान अगर पूरे भारत में लागू कर रहे हैं तो जनजाति वर्ग के क्षेत्र में पंचायत के प्रावधान कुछ संशोधन के साथ में लागू किए जाए और उसके लिए कानून बनाया जाए, उस कानून के अनुसार जनजाति वर्गों को अधिकार प्रदान किए जाए। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 24 दिसंबर 1996 को भारत के अंतर्गत पैसा एक्ट लागू किया गया। याद रखिएगा 24 दिसंबर 1996 को भारत के अंतर्गत पैसा एक्ट को लागू कर दिया गया। अब लेकिन पैसा एक्ट उस समय मध्य प्रदेश में तो लागू हुआ नहीं था। मध्य प्रदेश में इसको कब लागू किया गया, ये वाली डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2022 को। ये डेट आप लोगों से पूछी जा सकती है। फिर एक और प्रश्न महत्वपूर्ण कि वर्तमान में कौन कौन से राज्यों में पैसा एक्ट लागू है? तो वर्तमान में टोटल मिलाकर के 7 राज्यों के अंतर्गत पैसा एक्ट लागू है, जिसमें मध्य प्रदेश 7वां है। 6 ऑलरेडी पहले से थे और मध्य प्रदेश 7वां है। 6 ऑलरेडी कौन से थे? एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा था राजस्थान, पांचवा गुजरात था और छठवां था महाराष्ट्र। 6 तो ये थे और 7वां मध्य प्रदेश। इनके नाम याद रखिएगा, ये ऑप्शंस में देकर के आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, इस अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों के साथ में इस अधिनियम का निर्माण किया गया है? तो अधिनियम का निर्माण ये किया गया कि भाई संविधान के भाग 9 के प्रावधान जनजाति की इच्छाओं के अनुसार उनके क्षेत्र में लागू किया जाए। पहली बात, जनजाति वर्ग को अपना स्वयं का स्वशासन करने के लिए ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाए, ये इसका उद्देश्य था। फिर जनजातीय पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम सभा होगी उसको ज्यादा अधिकार प्रदान किए जाए ताकि वो जनजाति वर्ग की अधिकारों की ज्यादा अच्छे से रक्षा कर पाए। इसके बाद जनजाति वर्ग के परंपराओं और रीति रिवाजों का भी संरक्षण हो पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंचायत को अगर जनजाति गांव के अंतर्गत लागू किया जाता है तो जो जनजाति वर्ग हैं उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं, उनकी संस्कृति को किसी प्रकार से नुकसान हो, ये नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में इस एक्ट को मित्रों लागू किया गया था। तो ये तो भाई उद्देश्य हो गए। अब इन उद्देश्यों के अनुरूप पैसा एक्ट में कौन कौन से प्रावधान किए गए जो जनजाति वर्ग को इन सब अधिकारों की रक्षा प्रदान करवाते हैं? पहला तो ये किया गया दोस्तों कि फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर जनजाति कोई व्यक्ति है वो अगर अपनी जमीन बेचना चाहता है तो पहला खरीदने का हक जनजाति व्यक्ति को ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक्स नामक जनजाति व्यक्ति है, वो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं और वाई नामक कोई जनजाति व्यक्ति है, वो जमीन को खरीदना चाहते हैं, तो पहली प्रायोरिटी तो यही होगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो जनजाति व्यक्ति नहीं है और वो मिल ही नहीं रहा है, एक्स को तो बेचना है अपनी जमीन लेकिन कोई जनजाति व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है खरीदने वाला, तो फिर दूसरे वर्ग को जमीन बेची जा सकती है। फिर यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि अगर सरकार किसी आदिवासी व्यक्ति की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उस वो जो आदिवासी व्यक्ति है वो जिस ग्राम पंचायत में रहता है उस ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की अनुमति से ही वो जमीन अधिग्रहित कर पाएगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसा भी सामने आ सकता है कि भाई जमीन का अधिग्रहण हो रहा हो और उस जनजाति व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो गया, उससे किसी प्रकार से झांसा दे करके या अन्य किसी प्रकार से जमीन को ले लिया गया।
तो सामने वाले व्यक्ति का तो अधिकार का हनन हो गया ना, ऐसा। फिर उसके बाद में जो अगला प्रावधान है इसमें कि आदिवासियों के आपसी विवाद को ग्राम सभा सुलझा सकेगी। जैसे एक जनजातीय गांव है, वहां पर दो लोगों के बीच में किसी प्रकार की लड़ाई हो गई है जमीन को लेकर के, या और हाथापाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो जो विवाद हुआ है उसको सुलझाने के लिए ग्राम सभा के पास में अधिकार होंगे। ठीक। फिर आदिवासी के खिलाफ केस दर्ज होता है तो पुलिस को ग्राम सभा को सूचना देना जरूरी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक्स नामक गांव है, एक्स नामक गांव में कोई ए नामक व्यक्ति रहता है। ये एक्स नामक गांव जनजाति गांव है और ए व्यक्ति जो है जनजाति का ही है। अगर मान लीजिए ए के द्वारा किसी प्रकार का कोई क्राइम हो जाता है, चोरी हो जाती है, मर्डर हो जाती है, हाफ मर्डर हो जाता है, तो अगर पुलिस जो है वो ए को पकड़ना चाहती है, पुलिस जो है वो ए को पकड़ना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो एक्स गांव की पंचायत है, वहां की जो ग्राम सभा होगी उसको सूचना देनी होगी, भैया हम इस व्यक्ति को यहाँ से पकड़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है और आपसे हमें अनुमति चाहिए कि इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर पाए। तो ऐसा प्रावधान पैसा एक्ट के अंतर्गत अभी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से किया गया है। फिर आगे की बात करते हैं कि तीसरा जो प्रावधान है इसमें वो कुछ इस प्रकार से है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत पर राज्य विधान वहां तक ही प्रथागत कानून, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलन तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटी के अनुरूप ही होगा। ये थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर राज्य सरकार कोई भी कानून बनाती है, जो कानून ऐसे क्षेत्र में लागू किया जा रहा है जो कि जनजातीय क्षेत्र है, तो वह कानून ऐसे लागू होगा उस क्षेत्र में कि जनजाति वर्ग की परंपराएं, प्रथाओं को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर परंपराओं, प्रथाओं के ऊपर किसी प्रकार से नुकसान हो रहा है तो फिर वो कानून वहां पर लागू नहीं होगा जनजातीय क्षेत्र में। फिर बात फोर्थ पॉइंट की, प्रत्येक गांव में ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हो। ये ग्राम सभा की परिभाषा है एक्चुअली। ग्राम सभा क्या होती है? जैसे कोई, मैंने जैसा कि आपको अभी एग्जांपल के तौर पर बताया था कि कोई एक्स गांव है जो कि जनजातीय लोगों का गांव है, इस गांव की एक पंचायत है, ठीक है, इस गांव की एक पंचायत है, तो उस पंचायत की ग्राम सभा कौन होगी? उस पंचायत की ग्राम सभा होगी इस एक्स गांव में निवास करने वाले ऐसे लोग जो कि 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है। दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तब जाकर के वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, तो वो ग्राम सभा कहलाएगी। उसी को ज्यादा राइट्स प्रदान करने की बात इस पैसा एक्ट के अंतर्गत दोस्तों कही गई है। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो पांचवा जो बिंदु है वो क्या है कि प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी संस्कृति की पहचान, सामुदायिक संसाधन, विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होगी। जैसे ग्राम सभा की अभी मैंने बात की, ग्राम सभा क्या है? इस ग्राम सभा के पास में ये अधिकार होगा दोस्तों कि वह अपने पंचायत क्षेत्र में होने वाली परंपराओं, प्रथाओं की रक्षा कर सके, है ना। उसके पास में पूरा राइट होगा, भाई सरकार आकर के अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगी उनके मामलों में, ठीक है। जो भी प्राकृतिक संसाधन उनकी पंचायत के क्षेत्र में है उनकी सुरक्षा का उनको अधिकार होगा ग्राम सभा को, ठीक। जो भी परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनकी सुरक्षा का अधिकार होगा। और छोटा कोई विवाद हो जाता है, थोड़ा लड़ाई वड़ाई हो जाती है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया है ना, लठ वगैरह चल गई है, जनजाति के अंतर्गत कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लठ वगैरह चल जाती है, तो वैसी परिस्थिति में विवाद का निपटारा करने के लिए अधिकार किसके पास में होगा? पंचायत की ग्राम सभा के पास में होगा। फिर उसके बाद में आगे की बात करें अगर हम लोग, तो जो प्रत्येक ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा के पास में क्या क्या राइट्स होंगे? सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई जनजाति गांव है, उसके अंदर रोड बननी है, तो रोड बनने की स्वीकृति कौन प्रदान करेगी? ग्राम सभा प्रदान करेगी कि भैया कहाँ से वो रोड बनेगा, है ना, किस तरीके से वो रोड बनेगा। इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाए, गांव की पंचायत तभी वो काम कर पाएगी रोड बनाने का, तब जबकि ग्राम सभा उस पर स्वीकृति देते, अन्यथा नहीं। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पंचायत ने क्या किया, रोड बनाने का काम चालू किया, किसी का आंगन तोड़ दिया, किसी का घर तोड़ दिया, किसी के मवेशी बांधने के स्थान को तोड़ दिया,
तो ये नहीं हो पाएगा सब, है ना। पंचायत अगर काम करना चाहती है, रोड बनाना चाहती है, तो ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के बन पाएगा। फिर उसके बाद गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान भी ग्राम सभा करेगी। जैसे मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके लाभार्थी हैं, तो कौन कौन उसके लाभार्थी होंगे, ये निर्धारित करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। फिर प्रत्येक पंचायत उपरोक्त योजना, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए निधि में उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेगी। जैसे कि मान लीजिए रोड बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कुल मिलाकर के, ये रोड बनाया जा रहा है, रोड के अंतर्गत 10 लाख रुपए का खर्च आ रहा है, तो 10 लाख रुपए का खर्च की स्वीकृति ग्राम सभा से ली जाएगी कि भैया हम इस रोड के अंदर 10 लाख रुपए का खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ग्राम सभा को सूचित किया जा रहा है, तो ग्राम सभा के पास में ये डेटा तो है कम से कम कि भी इस रोड के अंतर्गत 10 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। तो कल से ग्राम सभा प्रश्न भी तो उठा सकती है कि नहीं नहीं भाई, रोड तो 10 लाख रुपए के खर्च का बना ही नहीं, इतना अच्छा रोड ही नहीं बनाया आपने कि 10 लाख रुपए इसमें खर्च हो जाए, तो फिर आपने हमसे 10 लाख रुपए की स्वीकृति क्यों ले ली थी। ग्राम सभा उसकी शिकायत कर सकती है। ठीक, ये सारे राइट्स ग्राम सभा के पास में आ गए हैं। फिर बात आती है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों की सीटों में सीटों का आरक्षण उन समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा। हालांकि इसके विषय में ऑलरेडी पहले से प्रावधान किया गया है संविधान के भाग 9 में कि अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुसार क्या मिलेगा, अधिकार मिलेंगे। लेकिन बात यहाँ पर भी आती है कि अगर कोई पंचायत है जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित पंचायत है, तो वहां पर कम से कम 50% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। ये प्रावधान पैसा एक्ट करता है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो। हालांकि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम नहीं होगा, मतलब 50% से कम तो होगा ही नहीं, उससे ज्यादा जरूर हो सकता है आरक्षण, उससे कम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कोई एक्स गांव है, एक्स गांव की पंचायत है, उसके अंतर्गत मान लीजिए 10 क्या है वार्ड है, तो 10 वार्ड में कम से कम 5 जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे, 5 जो होंगे वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगे। तो ये तो वार्ड की बात हुई, वार्ड में 50% से कम आरक्षण नहीं होगा। अध्यक्षों की बात करते हैं, तो अगर जनजाति गांव की पंचायत है, तो जितने भी जनजाति गांव की पंचायत है वहां पर 100% अध्यक्ष पद केवल और केवल अनुसूचित जनजाति के वर्ग के होंगे और किसी के लिए आरक्षित वो नहीं होंगे, अकॉर्डिंग टू पैसा एक्ट। अब आगे की और बात करें तो जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं है, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामा जो है नामित किया जाएगा या नॉमिनेट किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, वहां पर नहीं है, जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो राज्य सरकार के द्वारा उनको वहां पे नॉमिनेट भी किया जाएगा, और वो नॉमिनेशन कम कितना होगा, 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए जिला पंचायत है, जिला पंचायत में 30 वार्ड है, अब 30 वार्ड में जनजाति वर्ग को कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 30 का 1/10 अगर हम लोग करते हैं तो 3 निकल करके आता है, तो 3 जो लोग हैं वो जनजाति वर्ग के उस जिला पंचायत के अंतर्गत नॉमिनेट किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, ये इसका अर्थ हो गया। इसके बाद 10वें प्रावधान की बात करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों के विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पहले अनुसूचित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के पहले ग्राम सभा से अनुमति ली जाएगी। जैसे कोई डैम बन रहा है ना, अब डैम बन रहा है तो बहुत सारे जनजातीय गांवों को वहां से उठाया जा रहा है क्योंकि वहां तक डैम का पानी जा सकता है, तो वहां से वो जनजाति गांव को तभी उठाया जा सकता है सरकार के द्वारा, या तभी उस जनजातीय गांव के व्यक्तियों को दूसरी जगह पर पुनर्स्थापित किया जा सकता है, पुनर्वास उनका करवाया जा सकता है, जब उस गांव की जो ग्राम सभा है ना, इस बात की स्वीकृति देते कि हाँ भैया ठीक है, हमारा गांव वहां पर आप पुनर्वास कर दीजिए, है ना। इस तरीके की बहुत सारे मुद्दे आए हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, आपने देखा ही है। इंदिरा सागर बांध जब बनाया गया, ओंकारेश्वर बांध जब बनाया गया, तो वहां पर जनजाति वर्ग के जो गांव उठाए गए हैं, है ना, और उनको दूसरी जगह पर पुनर्वास किया गया है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे इस तरीके के आए थे, तो ये सारे अधिकार अब जनजाति वर्ग के पास में हैं।
फिर अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे स्तर के खनिजों का यदि खनन हो रहा है, उनका यदि लाइसेंस किसी को दिया जा रहा है, खनन पट्टा प्राप्त किसी को करवाया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है, तो ग्राम सभा की अनुशंसा अनिवार्य है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ए नामक कंपनी है, ए नामक कंपनी को किसी जनजातीय पंचायत के क्षेत्र में खनन का क्षेत्र दिया जा रहा है, कोयला खनन का या मैग्नीशियम कुछ भी XYZ खनिज जो है उसका उनको उत्खनन करने का लाइसेंस दिया जा रहा है, तो ग्राम सभा की अनुमति से ही दिया जाएगा कि हाँ भैया ये कंपनी हमारे लिए सही है, ये कंपनी हमें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आप इस कंपनी को एक खनन का पट्टा दे दीजिए या खनन का अधिकार दे दीजिए। ये ग्राम सभा के पास में राइट्स होंगे। गांव की सीमा में कोई खनन नहीं होता, गांव की सीमा के अंदर यदि कोई खनन होगा है ना, तो खनन का राजस्व ग्राम सभा को भी प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 किलो मैग्नीज का उत्पादन किया जा रहा है, तो उसमें से कुछ आय उस पंचायत की ग्राम सभा को भी होगी जिस पंचायत के क्षेत्र से उसका उत्खनन किया गया है। फिर छोटे स्तर पर खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा को ग्राम सभा के पास में राइट्स होंगे। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये कि जैसे कोई कंपनी ए, उसने 500 करोड़ में किसी खनिज के उत्खनन का अधिकार प्राप्त कर लिया, तो उस 500 करोड़ में से उसको कितनी रियायत दी जा सकती है उस कंपनी को, ये करने का अधिकार ग्राम सभा के पास में होगा। ये करने का अधिकार दोस्तों ग्राम सभा के पास में होगा। फिर और आगे की बात करते हैं, तो जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए अधिभार संपन्न बनाया जा रहा है अभी वर्तमान में इस एक्ट के माध्यम से, तो राज्य विधायिका यह सुनिश्चित करेगी कि उपयुक्त स्तर पर पंचायत तथा ग्राम सभा को क्या क्या अधिकार और मिलने चाहिए। और जो राइट्स हैं ग्राम सभा को वो देखते हैं। किसी नशीले पदार्थ की बिक्री अथवा उपयोग को रोकने अथवा नियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। जैसे कोई नशीला पदार्थ है, नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही है, तो या तो उसको प्रतिबंध कर दिया जाए या उसको कितने नियंत्रण में बेचा जाए, इसके विषय में निर्णय लेने का अधिकार ग्राम सभा के पास में होगा। फिर गांव की सीमा में कोई वन उपज है, उससे आय हो रही है, तो उसमें ग्राम सभा को भी हिस्सेदारी मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अलगाव को रोकने की शक्ति होगी ग्राम सभा के पास में, है ना। साथ ही किसी अनुसूचित जनजाति की गैर कानूनी ढंग से बेदखली के पश्चात वापस भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। जैसे कोई जनजाति व्यक्ति है एक्स, इसका मतलब ये हुआ वो जनजाति व्यक्ति एक्स, उससे उसकी जमीन को ले लिया गया, जबरदस्ती छीन लिया गया उससे, तो अब ग्राम सभा के पास में अधिकार होगा कि उस एक्स को जो है संपत्ति वापस उसकी उपलब्ध करवाई जाए, और इसके लिए वो पुलिस के पास जा सकती है, ग्राम सभा उसके लिए न्यायालय भी जा सकती है। ये सारे राइट्स होंगे। गांव के हाट बाजार जो है उनमें कौन सी तो जो है दुकानें लगनी चाहिए, किस प्रकार से दुकानें लगनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी दुकानें लगनी चाहिए, ये सारा नियंत्रण करने का अधिकार ग्राम सभा के पास होगा। अनुसूचित जनजातियों को पैसा उधार देने के मामले में नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। जैसे कोई व्यक्ति है एक्स, इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति है मान लीजिए एक्स, ठीक। अभी जो एक्स व्यक्ति है इसको 2000 रुपए उधार लेने हैं किसी साहूकार से, तो ग्राम सभा की अनुमति से ही वो 2000 रुपए उधार देगा साहूकार, है ना। भाई ग्राम सभा को पता होना चाहिए कि कितने रुपए दिए जा रहे हैं, ग्राम सभा को पता होना चाहिए कि कितने के ब्याज पर दिए जा रहे हैं, ताकि उस एक्स व्यक्ति को किसी प्रकार से नुकसान ना हो। क्योंकि ऐसा होता है अधिकांशतः, हमने पुराने कुछ कहानियों में भी देखा है कि जो जनजाति वर्ग के लोग हैं उनमें शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षित वो नहीं होते हैं, इसलिए वह जोड़ घटाव गुणा भाग को, ब्याज वगैरह को इतने अच्छे तरीके से जान नहीं पाते हैं, और ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और ऐसे ऐसे करते वो जमीन जो है उनकी चली जाती थी। तो यहाँ पर उस बात को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है कि अगर कोई जनजाति व्यक्ति है, अगर वो उधार लेता है तो ग्राम सभा की अनुमति से लेगा, ग्राम सभा के संज्ञान में होगा कि किस किस प्रकार से वो उधार ले रहा है। फिर आगे की बात कि स्थानीय आयोजन तथा ऐसी योजनाओं जिनमें जनजाति उप योजनाएं शामिल हैं पर नियंत्रण की शक्ति होगी। भैया कोई योजना आई है सरकार की, तो वो योजना का उपयोग वह पंचायत करना चाहती है, नहीं चाहती है,
ये सारे अधिकार ग्राम सभा के पास में होंगे, उसके विषय में जो है राइट्स है उसके पास में। फिर राज्य विधायन के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचली स्तर की जो ग्राम पंचायत है उनके अधिकारों में किसी प्रकार का हनन ना करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत जनजातीय क्षेत्र की ग्राम पंचायत के अधिकारों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगी। ग्राम पंचायत जो कि जनजातीय क्षेत्र की है ग्राम पंचायत, उसके अधिकारों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या उसके अधिकारों का कोई हनन नहीं करेगी। ये राज्य सरकार कानून बना करके निर्धारित करेगी। फिर उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर जो प्रशासकीय व्यवस्था जो होगी वो कैसे होगी, छठी अनुसूची के अनुसार होगी। दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य जो हैं वो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल हैं। और यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर एक विशेष प्रकार से सरकार अपना प्रशासन चलाती है। जनजातीय जो वर्ग हैं, जनजातीय जो लोग हैं, उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और उनकी परंपराओं, उनकी संस्कृति का पूरा ध्यान रखते हुए सरकार अपना प्रशासन चलाती है। तो मध्य प्रदेश और जहां जहां पर भी पैसा एक्ट लागू हुआ है वहां पर सभी जगह पर इसी तरीके से प्रशासन होगा, ये वाला पॉइंट ये कह रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पैसा एक्ट, पैसा एक्ट के प्रमुख प्रावधान। यहाँ से जो मैंने आप लोगों को बताना चालू किया था फर्स्ट पॉइंट से लेकर के तो 17 पॉइंट तक, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्री मेंस दोनों जगह आप लोगों के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एमपीपीएससी के साथ साथ यूपीएससी के प्रश्न भी यहाँ से आप लोगों के बन सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर दबा दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाए जाएं आप लोगों के लिए सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों को प्राप्त हो सके, ताकि आप लोग अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सके। थैंक यू गाइस।